मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज का जो हम मुख्य विषय को रखेंगे वो पिछले लेक्चर में जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यानी वर्किंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी टॉपिक्स को पूरा नहीं किए थे, जिसमें एक पॉइंट्स को हम बताकर छोड़ दिए थे। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किन किन प्रकरणों कितने प्रकार से होती है, जिसमें हम आपको पहला प्रकार प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा हम आपको बता दिए थे, समझा भी दिए थे, है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में जो पहला प्रकार है प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, हिल अभिक्रिया, उसको अच्छी तरह से समझा दिया गया था। और आज जो हम बताएंगे आपको उसी में बताएंगे, किसमें, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में ही बताएंगे दूसरा पॉइंट्स। ठीक है, तो आप लोग दूसरा पॉइंट को नोट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में दूसरा पॉइंट अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी, डार्क रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया क्या है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये सबको हम डिटेल में उस लेक्चर में चर्चा कर दिए हैं। आज जो करेंगे उसी का दूसरा पॉइंट्स है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का ही दूसरा पॉइंट्स अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो नोट कीजिए, प्रकाश अभिक्रिया हो गया, दूसरा नोट कीजिए अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में डार्क रिएक्शन कहेंगे। नोट कर लीजिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे, यानी डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट्स। अरे बाबा, आपको जो हम बताए थे ना प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, जिसमें पहला जो तथ्य था प्रकाश अभिक्रिया, उसके तहत हम आपको समझाए थे प्रकाश अभिक्रिया पहला पॉइंट के तहत। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा इसके द्वारा हम आपको समझा दिए थे। अब उसी में दूसरा पॉइंट्स अप्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, हाँ, तो डार्क रिएक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसका हिंदी होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर समझाएंगे। नोट कीजिए सभी आदमी, लिखिए प्रकाश अभिक्रिया के बाद की चरण। प्रकाश अभिक्रिया की बाद की चरण है ये, प्रकाश अभिक्रिया की बाद की चरण। प्रकाश अभिक्रिया के बाद की चरण जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद यानी प्रतिफल। प्रकाश अभिक्रिया के बाद की चरण जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद का CO2 के अपचयन में काम आता है। उत्पाद का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन यानी ऑक्सीजन का कमना, CO2 के अपचयन में काम आता है। CO2 के अपचयन में काम आता है और जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, कोष्ठ में लिखो ग्लूकोज बनता है, और जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है। प्रकाश तथा अंधकार में यह क्रिया समान रूप से होती रहती है। प्रकाश तथा अंधकार में यह क्रिया समान रूप से मतलब एक जैसा, समान रूप से होती रहती है। प्रकाश तथा अंधकार में यह क्रिया समान रूप से होती रहती है। प्रकाश संश्लेषण के इस द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के इस द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इस द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक, डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसे ज़रा हल्का से समझ लीजिए। हल्का क्या, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, हल्का नहीं,
आप बढ़िया से समझिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में पहला प्रकाश अभिक्रिया क्या है वो अच्छी तरह से समझा दिए, उसको तो बताना है नहीं। दूसरा जो पॉइंट्स है अप्रकाशिक अभिक्रिया, उसको समझिए। देखिए, प्रकाश अभिक्रिया में आपको एक उत्पाद के रूप में एक चीज़ का निर्माण होता है, वो तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एक चीज़ और वो पौधा जो है भोजन बनाने के क्रम में एक चीज़ का और वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निर्माण करता है, वो है ऑक्सीजन, जिसको वो निर्माण करके क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। वायुमंडल में क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, क्योंकि पौधों को ऑक्सीजन चाहिए नहीं, वो तो वायुमंडल में छोड़ देता है। शुद्ध हवा को ऑक्सीजन, क्या अशुद्ध ऑक्सीजन को हवा को क्या करता है, वायुमंडल में पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद क्या करती है, दौरान उसे छोड़ देती है बाहर। किसके द्वारा, स्टोमाटा के छिद्र के द्वारा, ठीक है। तो उसी को बताया गया है कि प्रकाश अभिक्रिया के बाद ये वायुमंडल, प्रकाश अभिक्रिया के बाद ये ऑक्सीजन का निर्माण होता है और उसे छोड़ देता है वायुमंडल में। तो उसी को लेकर बताया गया है कि इस प्रकाश अभिक्रिया के बाद की चरण जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद का CO2 के अपचयन में काम आता है। CO2 के अपचयन का मतलब हो गया, CO2 के अपचयन का मतलब क्या हुआ कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड में से जो भी ऑक्सीजन की मात्रा होगी वह ऑक्सीजन को स्टोमाटा के माध्यम से क्या करेगा, वायुमंडल में छोड़ देगी, वायुमंडल में छोड़ देगी। कौन, पौधा छोड़ देगी। तो उसी को बताया गया है कि प्रकाश अभिक्रिया यानी सूर्य के प्रकाश के दौरान ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उस समय किसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण तो होता ही है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जो बनता है वो क्या करता है, वो पौधा वायुमंडल में छोड़ देती है। कब, सूर्य के प्रकाश की यानी प्रकाश अभिक्रिया के दौरान ही, ऑक्सीजन बनता है ना। तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन तो बन गया पौधा के शरीर में, फिर उसके बाद प्रकाश अभिक्रिया के बाद के चरण में जो होता है वो ऑक्सीजन जो बन गया है वह ऑक्सीजन प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद का CO2 के अपचयन में काम आ जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीजन बन गया है प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश अभिक्रिया के अंतर्गत, तो वह जो डार्क रिएक्शन में आएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया में, वही ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में उसी ऑक्सीजन का अपचयन हो जाता है। अपचयन यानी उस पौधे के शरीर से ऑक्सीजन का अपचयन हो जाता है, यानी अपचयन का मतलब आपको पता है, ऑक्सीजन कम जाएगी, यानी वह ऑक्सीजन जो होगा वो पौधे के शरीर के पत्तियों के स्टोमाटा द्वारा कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, यानी ऑक्सीजन कम जाएगी, है ना, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, कहाँ पर, वायुमंडल में। तो यही इसी को लेकर परिभाषा लिखाया गया है कि यानी प्रकाश अभिक्रिया की जो बाद का चरण है उसमें प्रकाश अभिक्रिया का जो उत्पाद है उसका CO2 का अपचयन में काम आ जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है पत्तियों से वायुमंडल में चली जाती है, तो वही उसी को कहते हैं अपचयन में काम आ जाता है। इतना समझ में आया। फिर उसी में बताया गया है कि इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, तब ऑक्सीजन तो निकल गई, तब बनेगा क्या, पत्ती में बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा यानी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। कब, जब ऑक्सीजन का अपचयन हो जाएगा पत्तियों से, तब किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिया कब होती है, अंधेरे में या प्रकाश में, अंधेरे तथा प्रकाश, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये अंधेरे में भी हो सकती है, प्रकाश में भी हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंधेरे में ही होगी, ये नहीं कहा जा सकता कि यह क्रिया सिर्फ अंधेरे में ही होती है, यह भी हम नहीं कह सकते कि यह क्रिया प्रकाश में ही होती है। यानी कुल मिलाकर बात ये हो गया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया का संबंध न अंधेरे से है न प्रकाश से है, ये अपना न्यूट्रल अवस्था में अपना ये क्रिया करती हैं, अंधेरे और प्रकाश से इसका कोई संबंध नहीं है बाबू, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। हम आगे अभी बताएंगे नोट में। तो प्रकाश संश्लेषण की इस द्वितीय चरण को क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, प्रकाश संश्लेषण की द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट करके लिखो, तो उसी में अप्रकाशिक अभिक्रिया के नोट में लिख दो, यानी नोट कर दो, नोट करके एक बॉक्स में इसे लिख दो, ठीक है। नोट करके एक बॉक्स में लिखो, नोट में लिखो, क्योंकि थोड़ा जान ले कि अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम अप्रकाशिक क्यों है। लिखो, अप्रकाशिक
अप्रकाशिक अभिक्रिया को अप्रकाशिक इसलिए नहीं कहा जाता, अप्रकाशिक अभिक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया को अप्रकाशिक इसलिए नहीं कहा जाता कि यह इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह अंधकार में होता है, इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह अंधकार में होता है या इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, बल्कि इस अभिक्रिया में प्रकाश होने या न होने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिए इस बात को। यानी फिर से बोलते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया को अप्रकाशिक इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह अंधकार में होती है, यानी अंधेरे में होती है, या इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक है, बल्कि प्रकाश होने या न होने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझिए बात को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया को अप्रकाशिक इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह अंधेरे में होती है। ये मत बोल देना, तुमको कहे कि अप्रकाशिक अभिक्रिया इसका नाम क्यों है, तो ये नहीं बोल देना कि ये अंधेरे में, यह क्रिया अंधेरे में होती है इसलिए इसको हम अप्रकाशिक कहते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। अप्रकाशिक अभिक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहा जाता कि वो अंधेरे में होती है। नहीं, ये अंधेरे में हो या सूर्य की रोशनी में हो या प्रकाश में हो, या अंधेरे में हो या प्रकाश में हो, इस पर प्रकाश का होना या अंधेरे में होना इस क्रिया को करने के लिए इसका कोई संबंध प्रकाश और अंधेरे से नहीं है। समझे? प्रकाश और अंधेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में न्यूट्रल है, इसलिए इसको हम अप्रकाशिक कहते हैं। तो ये एक टॉपिक्स कंप्लीट हुआ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ठीक, अब नेक्स्ट आज करेंगे वह है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, तो जल्दी से लिखो, इसके बारे में लिखो। थोड़ा सा बोल देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा देते हैं, फिर इसको समझाएंगे। लिखिए, जंतुओं में पोषण है ना, तो लिखिए तो इसके बारे में। जंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर ही निर्भर होते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर ही निर्भर होते हैं। पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो, लिखो उसी में, दूसरे शब्दों में कहे तो ये जंतु परपोषी होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं, हो गया। उसी में लिखिए, परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन जंतुओं में पोषण का। ठीक है, ये हुआ इंट्रोडक्शन किसमें? तो जंतुओं में पोषण का। जंतुओं में पोषण का ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर से बोलते हैं, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जंतु परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, और परपोषी जंतु सामान्यतः मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में जंतुओं में जो पोषण है, उसी में एक जंतु, एक छोटा सा जीव के बारे में पढ़ना है। वो जीव है अमीबा। ठीक है, यानी जंतुओं में पोषण तो समझ में आ गया कि जंतु में जो पोषण होता है वो पूर्ण रूप से जो जंतु होते हैं वो अन्य जीवों पर ही निर्भर करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी वो दूसरे जीवों, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जंतु सामान्यतः। और ऐसे जंतु जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। और परपोषी जो जंतु होता है वो क्या होता है? वो परपोषी, वो जो जंतु परपोषी होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? कैसा जंतु हो सकता है? किन प्रकार का हो सकता है? वो परपोषी जंतु हो सकता है। परपोषी जंतु यानी मृतजीवी हो सकता है,
परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। यानी परपोषी जो जंतु होगा मृतजीवी भी हो सकता है, प्राणी परजीवी भी हो सकता है, प्राणी संपोषी भी हो सकता है। इस सब का प्रकार हम बताए हैं। तो आप इसी जंतुओं में पोषण में एक छोटा सा जंतु है, बहुत ही सूक्ष्म जंतु है, एक कोशिकीय जीव है, जंतु है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम आपको बताए भी हैं, आप नाम भी सुने होइएगा। उसका नाम है अमीबा। ये एक छोटी सी जंतु है, बहुत ही नग्न आँखों से आप इसे नहीं देख पाएंगे, बहुत ही सूक्ष्म जंतु हैं। कौन? अमीबा। तो अमीबा में हम जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अपने शरीर का वृद्धि और विकास कैसे करता है पोषण के द्वारा। यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है उसको देखेंगे, जंतुओं में पोषण के अंतर्गत अमीबा के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस इसी को बताया गया है, इसी को लेकर चला है। तो चलिए अमीबा को लेते हैं। तो इस पर हेडिंग बना लीजिए नीचे से, जंतुओं में पोषण का ही हेडिंग नीचे से बनाइए, रेड कलर से हेडिंग बना लीजिए। अमीबा में भोजन का, जो बोल रहे हैं उसी को हेडिंग बनाओ। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण, क्या? अंतःग्रहण, अंतग्रहण। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण कैसे होता है? कैसे होता है? ठीक है, यानी अमीबा में भोजन का अंतग्रहण कैसे होता है। या करके इसी का दूसरा नाम लिख लो, या करके दूसरा नाम से भी आ सकता है, जैसे हम लिखा रहे वैसे ही परीक्षा में एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो या करके लिखिए, या अमीबा अपना भोजन, अमीबा या लिखिए अमीबा अपना भोजन किस प्रकार बनाता है, किस प्रकार बनाता है, लिख दो चलो, बनाता है, सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। ठीक है, सचित्र वर्णन करें। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कैसे होता है, या इसी को दूसरी शब्द में बोले तो अमीबा अपना भोजन किस प्रकार पकड़ता है, या अमीबा अपना भोजन किस प्रकार बनाता है, सचित्र वर्णन करें। यानी सचित्र बताएं कि अमीबा में भोजन कैसे 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 से कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो इसको देखो बाबू, इसको हम आपको समझाएंगे। क्या करेंगे बोलो ठीक से? समझाएंगे, लिखाएंगे नहीं, समझाएंगे। अगर आप मेरे इस वीडियोज को, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक्स को अगर समझ लीजिएगा तो आपको इसका आंसर अपने से लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, और आपको ऐसे करके मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप जब समझ जाइएगा तो आपको लिखने में सुविधा हो जाएगी और आपके दिमाग का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो आप इसे समझने की कोशिश करें, लिखाएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे। ठीक है, तो आप समझिए, पेन बंद कर दीजिए और समझिए। ओके, तो सबसे पहले हम आपको अमीबा का फिगर को बनाते हैं। अमीबा देखो, इधर लेते हैं क्योंकि इधर जगह कम है। अमीबा, चलो यहाँ पर लेते हैं। ये एक अमीबा हुआ और एक अमीबा को हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी अमीबा हो गई। ठीक, अब ये अमीबा हो गई, समझिए इसको। इस अमीबा का ये मान लीजिए द्रव्य है, ये सब क्या है? द्रव्य है। ये भी द्रव्य है अमीबा का। चलिए, ये सब द्रव्य है। जरा समझिए, अमीबा एक कैसा जीव है?
अमीबा जीव है कैसा, इसको अमीबा का डेफिनेशन हमें के तौर पर हम क्या क्या लिखेंगे। तो समझो अमीबा क्या है। अमीबा जो है वो प्राणी संपोषी जीव है। आप कहिएगा सर प्राणी संपोषी जीव इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अमीबा जो है अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा करता है, यानी जैसे जंतु भोजन ग्रहण करती है वैसे अमीबा करती है। ठीक है, अब वो ऐसे कैसे करती है, तो अमीबा जो है वो भोजन को अपनी कूट पादों की सहायता से चाहे जैसे भी पकड़ता हो, हम आपको बताएंगे। पहले आप समझिए कि अमीबा जब भोजन को पकड़ता है ना, तो वो भोजन को पकड़ता है तो इसमें भोजन जब आती इसके शरीर में जब पहुंचेगी यहाँ पर इसके शरीर के अंदर, तो वो इसमें भी एंजाइम आएगा, इसके भोजन में एंजाइम गिरेगी और फिर वह एंजाइम इसके भोजन को पचाएगा। वैसे ही जंतुओं में होता है। तो अमीबा के जो भोजन ग्रहण करने की विधि है वह जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के जैसा है, यानी उसके जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि से मिलता है, यानी समान है अमीबा का और जंतुओं का। इसलिए हम इसको प्राणी संपोषी जीव कहते हैं, और प्राणी संपोषी का परिभाषा भी यही है। इसलिए अमीबा क्या 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 है, एक प्राणी संपोषी जीव है। और यह कहाँ पर रहती है, तो यह सड़े गले नाली गंदे जल में पाया जाएगा, यानी गंदे जल में होगी अमीबा। सड़े गले पदार्थों पर अमीबा होगी, यानी जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर अमीबा उपस्थित होगी। यानी कुल मिलाकर सीधे कहिए ना मृदु जलीय होगी। मृदु जलीय यानी कैसे जल में होगी, ये कैसे जल में होगी, तो मृदु जलीय। मृदु जलीय है ये, कैसे है, मृदु जलीय। मृदु जलीय है यानी कहने का मतलब गंदे जल में सड़े गले पदार्थों में ये उपस्थित होगी। ठीक, अच्छा ये कैसा जीव है, बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। इसमें इसके जो कोशिका है सिर्फ एक ही सेल से बना है। ये कैसा है, तो एक कोशिकीय। कैसा है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय ये कैसा है, एक कोशिकीय है। ठीक है, ये मृदु जलीय है यानी सड़े गले जल में पाया जाता है। ये कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब इसकी आकार की बात करें तो इसका कोई आकार नहीं होता। क्या होता, कोई आकार नहीं होता। कोई आकार नहीं होता है किसकी, अमीबा की कोई आकार नहीं होती। और इसका जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करती है, तो इसका आकार कूट पादों पर निर्भर करती है। कूट पादों पर आकार निर्भर करती है। आकार निर्भर कूट पादों पर आकार निर्भर करती है। कूट पादों पर क्या करती है, आकार निर्भर करती है। किस पर आकार निर्भर करती है, कूट पादों पर। इसका कूट पाद ये सब है, ये सब के सब कूट पाद है, जिसकी सहायता से भोजन को पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। ये सब के सब कूट पाद है, तो इसको हम कूट पाद कहते हैं। तो देखो अमीबा का परिभाषा तैयार हो गया ना। अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक प्रकार से गंदे जल में पाए जाने वाले जीव है। ये इसका शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है, तो एक कोशिकाओं से बना होता है। इसका आकार कैसा होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। इसका आकार किस पर निर्भर करता है, तो आकार तो होता कोई नहीं है। अगर अमीबा का आकार अगर निर्भर भी करेगा तो कूट पादों के आकार पर निर्भर करेगा। इसका जैसा कूट पाद होगा वैसा इसका आकार होगा, और विशेष उसमें कुछ नहीं है। और ये इसमें जो पोषण ग्रहण करता है, पोषण ग्रहण करने के लिए इसके शरीर में कोई खास अंग नहीं होता। भोजन को पकड़ने के लिए कोई खास अंग सिस्टम नहीं बना होता है पोषण के लिए। ठीक है, ये एकमात्र ये जो देख रहे हैं ना, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये कूटपाद सब इसी के सहायता से भोजन को क्या करता है, अपनी ओर पकड़ लेता है, घेर लेता है और अपने शरीर के अंदर ले आता है। इसके शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं होता जिस अंग की सहायता से ये भोजन को पकड़े, ग्रहण करे। समझे, तो अमीबा का डेफिनेशन समझ में आया। अमीबा मृदु जलीय है, अमीबा एक कोशिकीय है, इसका कोई आकार नहीं होता। इसका आकार अगर निर्भर करता है तो कूटपादों पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है जिससे वो भोजन को घेरता है। और ये इसमें पोषण के लिए कोई विशेष रचना इसके शरीर में अलग से नहीं होती। ये कूटपादों की सहायता से ही भोजन को घेरता है और अपने शरीर के अंदर ले आता है। तो अमीबा का ये डिफिनीसन तैयार हो गया। ठीक, तो जब भी अमीबा में का डेफिनेशन के तौर पर लिखना हो तो इसको लिख देना है। चलिए अब आते हैं कि अमीबा अपना भोजन किसको किसको बनाएगा। जैसे मानव अपना भोजन किसको बनाता है, जैसे कि चावल को बनाता है, गेहूं को बनाता है, यानी चावल, आटा, दाल, सब्जी बनाता है ना मानव। उसी प्रकार से ये जो अमीबा है, ये अमीबा अपना भोजन बनाता है। तो किसको बनाता है, तो देखिए अमीबा अपना भोजन किसको बनाएगा। अमीबा जो अपना भोजन बनाता है वो मूल रूप से किसको बनाता है, शैवाल को बनाता है। किसको बनाएगा, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे दू है तो इसका मतलब छोटे छोटे समझना, ये दू लिखे तो छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को बनाता है।
सड़े गले पदार्थों को बनाता है, सड़े गले पदार्थों को बनाता है, सड़े गले मृत पदार्थों को बनाता है, सड़े गले मृत पदार्थों को बनाता है। ठीक है, सड़े गले मृत पदार्थों को बनाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, डायटम लिख सकते हैं, डायटम, बैक्टीरिया, डायटम, ये सब इसका उदाहरण है। ठीक, बैक्टीरिया, डायटम, ये सब इसका क्या है, उदाहरण है। तो अमीबा का डेफिनीशन, अमीबा भोजन किसको किसको बनाता है, अपने भोजन के रूप में किसको किसको लेता है, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को लेता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को लेता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को लेता है, सड़े गले पदार्थों को लेता है, मृत पदार्थों को लेता है, जैसे कि बैक्टीरिया, डायटम, इस सब को लेता है अपने भोजन के रूप में। कौन, अमीबा लेता है। तो समझ में आया अमीबा क्या है, अमीबा किसको अपना भोजन बनाता है, ये स्पष्ट हुआ। बिल्कुल। तो अमीबा का डेफिनेशन, अमीबा किसको भोजन बनाता है, ये हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। इसको स्ट्रक्चर देखिए, अपने मन से बना दीजिए। अच्छा, अब आते हैं कि अमीबा, आप समझते हैं कि अमीबा जो है, अमीबा में जो पोषण यानी अमीबा जो भोजन लेता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा में भोजन लेता है, पोषण को किस प्रक्रिया के द्वारा इसमें पोषण पूरा होता है। यानी किसी भोजन को ये लिया, यानी किसी सड़े गले पदार्थों को लिया, तो अमीबा में जो किसी सड़े गले पदार्थों को लेता है तो इसमें जो पोषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। तो इसमें जो पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है अमीबा में, वह अंतःग्रहण के द्वारा पूर्ण होती है, पाचन बहिष्करण के प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन में अमीबा में पोषण पूरा होता है। किसके द्वारा, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण। ये अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण क्या है समझिए, आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये है कि अमीबा में जो पोषण, अमीबा जो भी भोजन को लेता है, यानी जो भी भोजन को लेगा तो वो अमीबा में पोषण कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो अमीबा में पोषण हमेशा एकमात्र एक ही प्रक्रिया के द्वारा होता है, वह है अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा अमीबा में पोषण होता है। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण क्या है, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण क्या है। तो देखिए, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण एक्चुअली क्या है, जैसे कि समझ लीजिए ये भोजन है, क्या है, ये भोजन है। तो यहाँ देखा ये भोजन है, ये भोजन है, ठीक है, ये भोजन है। अब ये भोजन है तो ये कूटपाद के माध्यम से क्या करेगा, अमीबा अपना शरीर यहाँ से कूटपाद को बढ़ा लेगा, इसको बढ़ाएगा और इसको घेरेगा, इसको बढ़ा के इसको घेरेगा। मान लीजिए इसको बढ़ा के यहाँ पर घेर लिया, ठीक है, इसको मान लीजिए इस भोजन को यहाँ पर लिया है, यहाँ पर घेर लिया, ये चीज़ बढ़ा के ऐसे कर लिया, ठीक, यहाँ पर था भोजन, इसको बढ़ा के ऐसे कर लिया, कूटपाद को बढ़ा लिया। अब ये बढ़ा लिया, अब इसमें क्या करेगा, कुछ ये जल है, द्रव है, इसमें भी ये द्रव मिलेगा और ये द्रव मिल करके क्या बनेगा, रसधानी। ये द्रव मिलकर रसधानी बनेगा, क्योंकि ये जल इसमें मिल गया भोजन में, ये भोजन रसधानी बन गया। अब ये भोजन रसधानी में ये बहुत सारे जो अमीबा में जो एंजाइम्स रहते हुए एंजाइम्स भी इसमें आकर के मिलेंगे। एंजाइम्स किसमें, इस भोजन में एंजाइम्स मिलेगा और ये भोजन पूरी तरह से पच जाएगा। जब ये भोजन पचेगा, ये भोजन पच जाएगा तो क्या होगा, ये भोजन पच करके कोशिका द्रव में, इस द्रव्य के अंदर जो मिल जाएगा, सारे द्रव्य में कोशिका का जो सेल का जो द्रव्य होता है, सेल का जो द्रव्य होता है, उस सारे के सारे भोजन कोशिका द्रव्य में मिलेगा और वहाँ से संपूर्ण शरीर में वितरण हो जाएगा इस भोजन का। यानी ये भोजन को अमीबा ने क्या किया, कूटपादों की मदद से बीच में अपने शरीर के भीतरी हिस्सों में ले आया और इसमें द्रव मिलकर भोजन रसधानी बन गया, जल मिलकर के भोजन रसधानी बन गया। यानी भोजन रसधानी का मतलब इसमें भोजन भी होगा, जल भी होगा, ठीक है। और इस भोजन रसधानी से निकल करके क्या हुआ, इसमें बहुत सारा एंजाइम्स मिला और यह एंजाइम्स की सहायता से कोशिका द्रव में आया, फिर कोशिका द्रव से अमीबा के समूचे शरीर में फैल गया ये भोजन, समूचे शरीर में। यही प्रक्रिया कहलाता है, क्या जानते हैं, यही प्रक्रिया कहलाएगा आपको अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण। तो अमीबा में पोषण किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण के प्रक्रियाओं के द्वारा अमीबा में पोषण होता है। तो आप अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण को समझ गए, तो आप इसी भाषा को लिख दीजिएगा कि अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होती है। समझे, यानी अंतःग्रहण, नहीं समझ रहे बात को, अंतःग्रहण और पाचन
और क्या, बहिष्करण की प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होती है। अब समझिए बात को, हम आपको समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे। लिखाने के लिए तो नोट लिखा देते, आपको याद कर जाना है। हम आपको समझा रहे हैं बाबू, लिखा नहीं रहे। ये आपका क्या है, ये कोशिका द्रव्य हैं, आप इसको याद रखें, कोशिका द्रव्य हैं, ठीक है। तो अमीबा में, ये तो अमीबा का डेफिनेशन हुआ, ये भोजन किसको बनाता है ये हुआ, आपको समझा दिए हैं कि शैवाल छोटे छोटे सारे पदार्थों को अपना भोजन बनाता है अमीबा। डायटम बैक्टीरिया इसका उदाहरण है। और अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया पूर्ण किसके द्वारा होती है, तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है अंतर्ग्रहण के द्वारा, पाचन के द्वारा, बहिष्करण के द्वारा। तो ये अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण है क्या, ये किसी भोजन को जब ये पकड़ता है तो ये कूट पादों के माध्यम से इसे घेर लेता है, घेर लेगा, और घेरने के बाद क्या करेगा ये अमीबा, इसे अपने भीतरी हिस्से में लाएगा। शरीर के भीतरी हिस्से में अमीबा उस भोजन को कूट पादों की सहायता से ले आएगी, और उसमें क्या होगा, जल मिल करके भोजन रसधानी का निर्माण करेगा, और उसी रसधानी में अमीबा के शरीर से कोशिका द्रव्य से निकल करके एंजाइम्स मिलेगी, और यही एंजाइम्स पूरे कोशिका द्रव्य में मिल करके शरीर के संपूर्ण हिस्से में पूरे की पूरे भोजन वितरित हो जाएगी, यानी पहुंच जाएगी संपूर्ण शरीर में। अमीबा के संपूर्ण शरीर में भोजन पहुंच जाएगी, और इससे अमीबा के शरीर का विकास होगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। तो अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होती है। समझ में आया? तो आप इसे लिख लेंगे, अमीबा क्या है, अमीबा का डेफिनीशन, अमीबा किसको अपना भोजन बनाता है, और भोजन बनाता है तो फिर ये अमीबा में जो भोजन आया, पोषण हुआ, तो उसमें पोषण कैसे होता है, किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, उसके बारे में आप लिख लेंगे। अंतर्ग्रहण, पाचन,